हेलो फोर्थ क्लास। तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं उसका नाम है क्रिया। पहले भी आप ये लेसन बहुत बार पढ़ चुके होंगे, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अब हम इसको और ज़्यादा डिफाइन करके पढ़ेंगे इस लेसन में। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि क्रिया क्या होती है, ये समझाने के लिए यहाँ पे आपको छोटी सी पिक्चर दे रखी है जिसके ज़रिए आपको समझाया गया है कि क्रिया होती क्या है। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और समझो। प्रिया नाच रही है, मनोज ने दूध पिया, चिड़िया उड़ रही है, डाकिया पत्र लाया, अमर कल गाँव गया था। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द नाच, पिया, उड़, लाया, गया काम के करने या होने का बता रहे हैं। हिंदी व्याकरण में इस प्रकार के शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिन शब्दों से काम का करना या होना पता चलता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ पे बताया कि धातु क्या होता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है, जो मेन होता है, उसको क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। जैसे क्रिया क्या है, आना, लेकिन उसका मूल रूप क्या है, आ। उठना, मगर मूल रूप क्या है उसका, उठ। जाना का जा, और लिखना का मूल रूप क्या है, लिख। पढ़ना क्रिया है लेकिन पढ़ उसका धातु है। तो ये था आपका कि धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। किसी भी धातु में जब आप ना जोड़ देते हो तो वो उसका सामान्य रूप बन जाता है। जैसे चल ना, जाग ना, बैठ ना। तो ये है कि धातु से सिर्फ सामान्य रूप आप कैसे बना सकते हो। अगला है आपका क्रिया के भेद। तो यहाँ पे बोला है कि क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका अकर्मक क्रिया और होता है दूसरा सकर्मक क्रिया। तो क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया को अपने अर्थ पूरे करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कोई भी कर्म ज़रूरी नहीं होता वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मीरा रोती है तो उसमें उसका कोई कर्म नहीं है, तो ये क्या है, हमारा सीधे कर्ता के बारे में बताया जा रहा है। बालक हंस रहा है तो इसमें बता रहा है कि बच्चा हंस रहा है, तो ये हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखो यहाँ दिखा रखा है कि पीछे दिए गए वाक्य में क्रिया का फल क्रमश, मतलब क्रिया क्या मीरा और बालक पर ही पड़ा है। तो वहाँ पे क्या है कि क्रिया सीधे कारक से जुड़ी हुई है, कर्ता से जुड़ी हुई थी, तो इसलिए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अगला है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, जिनमें काम की ज़रूरत होती है क्रिया को, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसे क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, क्रिया का जो असर है वो कर्ता पे नहीं पड़ता, मतलब जो कर रहा है उस पे नहीं पड़ेगा, जो काम हो रहा है उस पे पड़ेगा। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, श्याम पेंसिल लिख रही है। इन वाक्यों में विद्यालय और पेन कर्म है, मतलब विद्यालय और पेन क्या है, कर्म है, और इन वाक्यों की क्रिया सकर्मक है। अब कर्म की पहचान कैसे होगी, तो ये आपको दिखा रखा है कि वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए उसके साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। जहाँ पे आपको ये पता करना है कि वो अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन मतलब क्या और किसको जोड़ देते हैं, तो मिलने वाला उत्तर ही कर्म होता है। तो क्या और किसको जोड़ने का जो आंसर आपको मिलता है वो हमारा क्या है, क्रिया है। वो उत्तर हमारा कर्म कहलाता है। उत्तर ना मिलने की दिशा में वाक्य की क्रिया अकर्मक होती है। जिसमें आपने क्या या किसको लगाया है, अगर आपको उसका कोई जवाब मिलता है तो वो हमारी सकर्मक क्रिया है, और अगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो मतलब वो अकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ पे राजीव गीत गाता है, तो क्या है, पूछा ना कि क्या गाता है, तो गीत गाता है, तो गीत उसका कर्म हो गया, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। बिल्ली कूदती है, क्या कूदती है, बिल्ली कूदती है ना, तो कूदना तो कोई, उसका कूदने में तो कोई क्रिया नहीं जुड़ी हुई है, कर्म नहीं जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो वो हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया है। बहुत सिंपल है समझना। अब है आपका हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जिसमें कोई भी क्रिया जो किसी मुख्य क्रिया की हेल्प कर रही है वो हमारी क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। दादी जी मंदिर जाती हैं, तो मुख्य क्रिया क्या है, जाना, और सहायक क्रिया क्या है, तो ये हो गया जाती है। ठीक है, गौतम फुटबॉल खेलता है, तो खेलना उसकी मुख्य क्रिया है, लेकिन है क्या है, उसकी सहायक क्रिया है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त क्रिया। मतलब संयुक्त मतलब कि दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहता है। जहाँ पे दो या दो से अधिक क्रिया मिली हुई है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे सचिन खेलने लगा, खेलने और लगा ये क्या है, उसकी संयुक्त क्रिया है। बच्चा रोने लगा, तो रोने लगा क्या है, हमारी संयुक्त क्रिया है। लास्ट है आपका नाम धातु। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा या विशेषण से अगर कोई क्रिया बन रही है तो वो क्या कहलाती है, हमारी नाम धातु। नीचे कुछ नाम धातु क्रियाएं दी गई हैं, इनके आधार पर अन्य नाम धातु क्रियाओं को स्वयं बनाने का अभ्यास करो। यहाँ पे आपको संज्ञा दिया है, जैसे संज्ञा है लज्जा, तो उसका नाम धातु क्रिया क्या होगा, लजाना। लात का क्या होगा, लतियाना। ठोकर का ठुकराना। अब विशेषण है यहाँ पे कि गर्म है तो गरमाना,
पागल है तो पगलाना, गहरा है तो गहराना। तो ये तो आपका लेसन था। इसके आगे बैक एक्सरसाइज करने से पहले हमने लास्ट टाइम लेटर किया था, अब हम ऐसे करेंगे अपना, वो ऐसे मतलब निबंध करेंगे हम अपना, वो आपको कॉपी में करना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, इसका नाम है अनुच्छेद लेखन, मतलब कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई पैराग्राफ लिखना है, इसी को हम निबंध भी कहते हैं। तो अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद होता है, वह अपने आप में संक्षिप्त होते हुए पूर्ण होता है, उसमें भूमिका आदि का कोई स्थान नहीं होता, विषय के एक पक्षधर पर विचार किया जाता है। मतलब यहाँ पे ये समझाया गया है आपको कि कोई आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपको उसी से रिलेटेड लिखना है, और बहुत छोटा होता है, ऐसे उसमें आप जितना ज़्यादा अच्छे से अपनी बातों को कम शब्दों में समझा सकते हो वो आपको करना होता है। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, मतलब हमारा जो तिरंगा है या जो नेशनल फ्लैग है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, और ये जितना बड़ा है इतना बड़ा ही आपको याद करना है, क्योंकि 4th क्लास के हिसाब से तो ये सही है, इतना तो आप याद कर ही सकते हो। तो ये टॉपिक एक है, और एक मैं आपको दूंगी जो आपको अपने आप बना के लिखना होगा। ये तो आप इसमें से देख के लिखोगे, लेकिन एक और टॉपिक मैं अगली क्लास में आपको दूंगी जिस पे आपको खुद लिखना है। और ये नहीं समझना कि पेपर में यही टॉपिक आएगा, दूसरा टॉपिक भी आ सकता है, तो आप उसको उसमें बना के लिखना है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। ये 3 रंगों की पट्टियों से मिलकर बना है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। तो इसमें क्या बताया कि हमारा जो तिरंगा है वो 3 रंगों से बना है। सबसे ऊपर केसरिया है, फिर सफ़ेद है और फिर हरा है। सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में अशोक चक्र है। जो सफ़ेद रंग की पट्टी है उसके बीच में क्या है? हमारा अशोक चक्र। केसरिया रंग हमारे सैनिकों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। मतलब केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान की। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। हरा रंग किसका प्रतीक है? हरियाली का। सफ़ेद रंग हमें सत्य, अहिंसा, सुख व शांति देता है। सफ़ेद रंग के बीच में स्थित अशोक चक्र अशोक महान द्वारा बनवाए गए सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। जो बीच में अशोक चक्र बनाया वो जो अशोक ने बनवाया था सारनाथ स्तंभ से, वहाँ से लिया गया है। यह हमें अशोक के महायुग की याद दिलाता है। तिरंगा हमारे देश की शान है। यह हमें त्याग, बलिदान, वीरता, शांति और खुशहाली का संदेश देता है। तो ये था कि तिरंगे से हमें क्या क्या, मतलब तिरंगा हमें किस चीज़ की याद दिलाता है? जो बलिदान और वीरता और शांति की याद दिलाता है। तो ये आपका था राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर आपका अनुच्छेद, जो आपको याद भी करना है और कॉपी में भी करना है। अब हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। अब ये बैक एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रियाएँ छाँटकर सामने लिखो व उनकी धातु भी लिखो। तो बालक रोता है, तो रोना क्या है? उसकी क्रिया है, और धातु क्या है? उसकी रो। उसने कहानी लिखी, तो लिखी क्या है? उसका क्रिया है, और लिख क्या है? उसका धातु है। रवि चलता रहा, चलता उसकी क्रिया है और चल उसका धातु है। बच्चे खेलेंगे, खेलेंगे क्रिया है और खेल उसका धातु है। बंदर कूद रहे हैं, कूदना ही उसका धातु भी है और क्रिया भी है, दोनों सेम है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि बताओ निम्नलिखित वाक्यों की क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। अब जिसमें किसी चीज़ का आपको जवाब मिल सकता है वो सकर्मक है, और जिसमें नहीं मिलता वो अकर्मक है। गाय दूध देती है, तो अकर्मक क्रिया है। कुत्ता भौंकता है, अकर्मक क्रिया। माता जी हंसती हैं, अकर्मक क्रिया। रिया नाचती है, ये भी अकर्मक है। बच्चा रोता है, ये भी अकर्मक है। सोनू आम बेचता है, तो अब यहाँ पे पूछेंगे सोनू क्या बेचता है? तो आम बेचता है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। गाय चारा खाती है, गाय क्या खाती है? चारा, तो ये सकर्मक क्रिया है आपका। अब अगला है आपका दिए गए शब्दों से उचित क्रिया बनाकर वाक्य पूर्ण करो। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, बिल्कुल यही शब्द आपको नहीं भरना है, इन शब्दों से आपको क्रिया बनानी है। रात बीत गई और सूरज निकलना नहीं लिखेंगे, निकला लिखेंगे। गिलहरी पेड़ पर चढ़ना नहीं लिखेंगे, चढ़ी लिखेंगे। वह अपना काम प्रतिदिन करता है, तो करना नहीं लिखेंगे, करता है लिखेंगे। शिवम ने गाना नहीं लिखेंगे, गाना गाया। वह रात भर पढ़ना नहीं, पढ़ा। ठीक है। अब लास्ट है आपका सत्य असत्य। तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, सत्य। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है, असत्य है ये। 2 या अधिक धातुओं के मिल से बनने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है, गलत, असत्य है। अकर्मक क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, तो ये हमारा सत्य है। क्रिया का सामान्य रूप धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है, तो ये सत्य है। तो ये सारा काम आपको कॉपी में करना है और ऐसे भी करना है, और लास्ट टाइम का जो लेटर है वो भी करना है आपको कॉपी में। ओके, बाय।